बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 केमिस्ट्री नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 2 की हम एक्सरसाइज कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2 हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे कि डिफाइन द टर्म एलोट्रॉप्स एंड एक्सप्लेन ऑल द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके पेपर में अक्सर पूछा जाता है। ये जो पिछली बुक थी उसमें भी सेम क्वेश्चन यही था और इस बुक में भी यही है। तो एलोट्रॉप्स क्या होते हैं कि अगर एक एलिमेंट डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है तो उसको कहते हैं एलोट्रोपी, और वो जो फॉर्म्स हैं जिनमें वो एग्जिस्ट कर सकता है उसको कहते हैं एलोट्रॉप्स हैं ये। ठीक है, एक कंडीशन इसमें ये होती है कि फिजिकल स्टेट जो है वो सेम होनी चाहिए। यानी कि अगर सॉलिड की बात हो रही है तो तीनों फॉर्म्स जो हैं वो उसकी सॉलिड में ही होनी चाहिए। ठीक है, लिक्विड या गैस की तरफ नहीं जाना। जो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं वो सेम फिजिकल स्टेट में रहते हुए होंगी। ठीक है, तो ये तीन जो हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन हैं, ग्राफाइट, डायमंड एंड बकीबॉल्स। यानी कि ये सारे जो आपको डॉट डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये डॉट्स 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 ये क्या हैं? ये कार्बन के एटम्स हैं जिनकी अरेंजमेंट मुख्तलिफ होने से एक कंप्लीट डिफरेंट फॉर्म में आ गए। एक ग्राफाइट बन गया, एक डायमंड बन गया और एक बकीबॉल बन गए। तो सबसे पहले ग्राफाइट को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ग्राफाइट में क्या होता है कि 2 डायमेंशनल लेयर्स होती हैं। जैसे ये है ना, ये 2 डायमेंशनल लेयर्स हैं और इसमें जो कार्बन के एटम्स हैं, मैंने बताया ये डॉट्स डॉट्स जो हैं ये कार्बन के एटम्स हैं। तो ये 6 कार्बन एटम्स अरेंज हुए हुए हैं। हेक्सागोनली का मतलब होता है 6। जैसे डाया मीन्स 2, ट्राई मीन 3। जैसे ट्राइंगल होता है उसकी 3 साइड होती हैं, इसलिए आप कहते हो कि ये ट्राइंगल है। ठीक है, इसके बाद क्वाड या टेट्रा मीन्स 4, फिर पेंटा मीन्स 5 और हेक्सा मीन्स 6। तो ये जो एटम्स हैं ये 6 हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो ये 6 एटम्स जो हैं ये अरेंज हुए हैं, इसलिए इसको कहते हैं हेक्सागोनली अरेंज कार्बन एटम्स हैं ये। बॉन्डिंग को डिस्कस करें अगर, तो ईच कार्बन एटम इज कोवैलेंटली बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स विद इन अ लेयर। कोवैलेंटली बॉन्डेड का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जैसे शेयर हुए होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा कि 2 स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो हैं शेयर जो होते हैं, डॉट क्रॉस से या डॉट डॉट से इस तरह आप उसको रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, क्रॉस इसलिए कि पता चले कि ये दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से जो शेयर होती है इनको कहते हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग। और अगर पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाए, जैसे इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, फॉर एग्जांपल मिसाल दे रहा हूँ, या चलो 3 थे, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसने इसको ट्रांसफ़र कर दिया यहाँ पे इस तरह से, तो क्या होता है कि इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि इसने डोनेट किया और इसने लिया है, इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये आयोनिक बॉन्डिंग होती है। तो इसको हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे, अभी हम कोवैलेंट बॉन्ड देख रहे हैं कि इसके अंदर कोवैलेंट बॉन्डिंग हुई होती है। ठीक है, कोवैलेंटली बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स, यानी कि हर कार्बन एटम जो है वो 3 कार्बन एटम्स के साथ लिंक हुआ होता है। इस तरह से ये देखें। अब अगर ये एक एटम है, इसको डिस्कस करें तो ये देखें, एक ये इसके साथ लिंक हुआ है, एक ये इसके साथ लिंक हुआ है और एक ये इसके साथ लिंक हुआ है। ठीक है, इसी तरह से आप कोई और देख लें, ये वाला देख लें, ये वाला। ठीक है, तो ये इसके साथ लिंक हुआ है, इसके साथ लिंक हुआ है और इसके साथ लिंक हुआ है। और ये जो कॉर्नर वाले हैं ये तीसरा मिसिंग इसलिए है कि ये डायग्राम जो है, पिक्चर जो है ये हाफ है। ठीक है, इतनी ज़्यादा बॉन्डिंग है, कितनी हम इधर डिस्प्ले करें, तो हुए होती हैं बॉन्डिंग, लेकिन पिक्चर हाफ है, इसलिए एक ये है, एक ये हो गया और एक यहाँ पे होगा। ठीक है, इसी तरह से बाकी क्वार्टर में भी ऐसा ही होगा। तो परेशान नहीं होना कि ये 3 नज़र आ रहे हैं, कोई 2 नज़र आ रहे हैं। स्पेस कम होने की वजह से हमने उसको डिस्प्ले नहीं किया हुआ। ठीक है, तो ग्राफाइट हैज़ वीक इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स बिटवीन द लेयर्स। जो ग्राफाइट है उसमें लेयर्स के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं वो वीक होती हैं, इसलिए जो बॉन्ड्स हैं वो वीक होंगे। ठीक है, अलाउइंग देम टू स्लाइड ओवर वन एंड अदर ईजिली, और एक दूसरे के ऊपर से इजीली स्लाइड कर सकते हैं। यही वजह है कि यही प्रॉपर्टी इनको सॉफ्ट और स्लिपरी बनाती है। ठीक है, और ये जो हैं इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छी तरह से कंडक्ट कर सकते हैं क्योंकि इनके अंदर डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आप देखें
जो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पूरे हो जाते हैं, ठीक है। दरम्यान में ऐसे न्यूक्लियस होता है, 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में आ गए, तो पीछे कितने बच गए, 4। इस तरह करके 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया कि हर इलेक्ट्रॉन 3-3 से बॉन्ड हुआ हुआ है। इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन है वो क्या हुआ हुआ है, 3-3 के साथ इस तरह से बॉन्डिंग की हुई है उसने। तो चौथा इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे यहाँ पे अगर हो तो वो फिर फ्री इलेक्ट्रॉन है। जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के काम आता है। जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी अच्छी होती है। जैसे आप देखें घर में अगर आपके कोई छोटा बहन भाई है जो सबसे फारिग है, ठीक है, कोई काम शाम नहीं करता, फ्री है, तो सारे बंदे काम उसी को कहते हैं, यार दही ला दो, ये कर दो, वो कर दो, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट से याद रखें कि एक कार्बन एटम जो है वो 3 दूसरों के साथ शेयर हुआ हुआ है और एक इलेक्ट्रॉन जो है उसमें फ्री है। जो वैलेंस शेल होता है ना वही बॉन्डिंग करता है, ठीक है, वैलेंस शेल बॉन्डिंग करता है। इसलिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि मैं एटम कह रहा हूँ या इलेक्ट्रॉन कह रहा हूँ। तो 3 एटम्स कनेक्ट हुए हैं, यानी कि हर एटम का एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फिर फ्री है इनकी लेयर्स के दरमियान में, ठीक है। तो ये था ग्राफाइट। अब हम डायमंड की तरफ चलते हैं। डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हर कार्बन एटम जो है वो 4 दूसरे कार्बन एटम्स के साथ लिंक हुआ होता है और टेट्राहेड्रल, यानी कि 4 एटम जो हैं वो इसमें शेयर हुए होते हैं। किस तरह से, ये देखें, ये एक कार्बन का एटम्स है, ये एक इसके साथ शेयर हुआ हुआ है, एक इसके साथ शेयर हुआ हुआ है, एक इसके साथ शेयर हुआ हुआ है और एक इसके साथ शेयर हुआ हुआ है। तो एक कार्बन एटम 4 दूसरे कार्बन एटम्स के साथ शेयर हुआ है। इसी तरह इसको देख लेते हैं, इसके साथ शेयर हुआ हुआ है, इसके साथ शेयर हुआ हुआ है, इसके साथ और फिर इसके साथ शेयर हुआ हुआ है, ठीक है, ये भी 4 के साथ। इसी तरह ये भी 4 के साथ हुआ हुआ है। तो इसमें भी जो कॉर्नर वाले हैं ये भी मज़ीद 4 के साथ शेयर होंगे। जगह कम होने की वजह से हमने इनको रिप्रेजेंट नहीं किया हुआ, ठीक है। अब देखें कार्बन एटम के जो लास्ट शेल होता है, वैलेंस शेल होता है, उसके अंदर देखें 4 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं और इसने 4 से बॉन्ड यहाँ पे कार्बन एटम ने बना लिया हुआ है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है अब, ठीक है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाया हुआ है, एक रिजिड हार्ड नेटवर्क बनाया हुआ है टेट्राहेड्रल शेप में, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड्स रिजल्ट इन अ हार्ड एंड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। जो कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं इनकी कोवैलेंट बॉन्डिंग है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है और एक हार्ड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर यानी कि आयंस या एटम्स जो हैं वो जब अरेंजमेंट करके एक प्रॉपरली एक स्ट्रक्चर आपको बनाते हैं तो आप उनको क्रिस्टल कहते हैं और यही क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर भी इसी टर्म से निकला है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, डायमंड इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस विद अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। डायमंड जो है वो नेचुरल सब्सटेंसेस में सबसे ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस है। डायमंड का तोड़ना बहुत एक मुश्किल काम है, ठीक है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी जो है वो 3550 डिग्री सेल्सियस इसका जो है वो मेल्टिंग पॉइंट है। तो आप देखें कि इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना हाई है। मेल्टिंग पॉइंट हाई होने से मुराद है कि देखें मैं आपको एक इस स्केल की मदद से समझाता हूँ। ये एक स्केल है, 0 डिग्री सेल्सियस, 10, 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अब एक कोई भी एलिमेंट है, जब आप उसको हीट करते हो तो जैसे ही वो 10 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचता है वो पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है। और एक ऐसा एलिमेंट है जैसे कि डायमंड है वो 3550 डिग्री सेल्सियस पे जाने के बाद मेल्ट होता है। तो आप कहोगे कि इस वाले का जो 10 पे मेल्ट हो गया है इसका मेल्टिंग पॉइंट लो है, ठीक है, जल्दी मेल्ट हो गया। और जिसका 35,500 है जैसे डायमंड है तो आप कहोगे इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत हाई है, ठीक हो गया। It is transparent and highly refractive but is a poor conductor of electricity due to all valence electrons being involved in the bonding. ट्रांसपेरेंट होता है डायमंड, आर पार नजर आता है और उसकी शेप जो है वो स्मूथ नहीं होती, इसलिए वो हाईली रिफ्रैक्टिव होता है। रिफ्लेक्टिव नहीं, रिफ्रैक्टिव होता है, ठीक है। सरफेस स्मूथ नहीं होती इसलिए वो लाइट को या वैसे रिफ्रैक्टिव होता है। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, जाहिर सी बात है। देखिए मैंने आपको बताया ना 4 इसके बॉन्ड पूरे हो गए, 1 2 3 4 इसने अपने 4 इलेक्ट्रॉन हैं, चारों इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है।
तो कोई भी फ्री नहीं है, कोई भी बच्चा ऐसा फारिग नहीं है जिसको आप काम कहो कि ये ला दो वो ला दो, तो इसलिए इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना बहुत मुश्किल है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ये, ठीक है। इसके बाद है बकी बॉल्स, ठीक है, C60 भी इसको कहते हैं, कार्बन 60, यानी कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है उसको देख लेते हैं। बकी बॉल को फुलरेंस भी कहा जाता है, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक फुटबॉल की तरह का ये एक हॉलो रिंग स्ट्रक्चर होता है, यानी कि अंदर से खाली होता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, 20 हेक्सागॉन्स और 12 पेंटागॉन्स होते हैं। हेक्सागॉन्स का मतलब क्या है कि इसके अंदर 20 एटम्स जो हैं वो हेक्सागॉन अरेंजमेंट में होते हैं, यानी कि 6-6 की अरेंजमेंट में होते हैं, और 12 जो हैं वो पेंटागॉन्स की यानी कि 5-5 की अरेंजमेंट में मौजूद होते हैं। इसको मैं आपको फिगर से दिखाता हूँ। तो ये देखें, आप इसको पिक कर लें अगर, तो 1 2 3 4 और 5, ये कितने हुए, 5, यानी कि 12 ऐसे होंगे कि वो 5-5 के स्ट्रक्चर में मौजूद होंगे, और 20 ऐसे होंगे जो हेक्सागोनली अरेंजमेंट जिनकी होगी, यानी कि 6-6। तो ये देखें 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। तो जो 5-5 वाले हैं ये वाले ऐसे, इसमें कितने होंगे, 12 होंगे, ठीक है। और जो 6-6 वाले हैं वो इसमें 20 होंगे। तो ये मिलके बकी बॉल्स बनाएंगे, ठीक है। ईच ऑफ इट 60 कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम। टोटल ये 60 कार्बन एटम इसके अंदर यूज होंगे, और हर कार्बन एटम जो है वो 3 दूसरे कार्बन एटम्स के साथ लिंक होगा। किस तरह से, ये देखें, इसको पिक करें, ये तो एक इसने यहाँ पे बनाया हुआ है बॉन्ड, एक यहाँ पे बनाया हुआ है और एक ऊपर बनाया हुआ है। तो इस तरह से 3-3 इलेक्ट्रॉन्स इसने शेयर किए हुए हैं और 3 बॉन्ड इसने हर कार्बन एटम के साथ बनाए हुए हैं। इसी तरह अगर आप इसको देख लें तो एक यहाँ पे बनाया हुआ है, एक यहाँ पे बनाया हुआ है और एक यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ क्या हैं इसकी, बकी बॉल्स या फुलरेंस जो हैं ये क्या करते हैं, इनकी अपनी एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर जो है वो स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल स्ट्रक्चर होने की वजह से इसकी एक ख़ास यूनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और ये अपनी स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी की वजह से जाने जाते हैं। और इनकी काफ़ी सारी एप्लीकेशन यानी कि यूज़ होता है नैनो टेक्नोलॉजी और मटेरियल साइंस में। यानी कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लें, जहाँ बहुत छोटे छोटे सर्किट्स के साथ या वैसे आपने डील करना हो। मेडिकल साइंसेस में आपने देखना हो किस तरह से मेडिसिन जो हैं वो बनती हैं आपस में, उसके अंदर ये इनका यूज़ होता है। और जहाँ जहाँ जिस फील्ड में नैनो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वहाँ बकी बॉल्स इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छी तरह से याद करना है। जिस तरह से मैंने आपको लिख के दिया है नोट्स में, अगर इस तरह से आपने पेपर में लिख लिया तो इंशाल्लाह आपका कोई एक नंबर भी नहीं काट सकता, ठीक है। अगर आप डायग्राम बना सकते हैं, अगर आपकी डायग्राम अच्छी है तो आप डायग्राम भी बना लें, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं बनाते तो भी ठीक है, लेकिन फिर इसको अच्छी तरह से इसका स्ट्रक्चर, इसकी बॉन्डिंग, इसकी प्रॉपर्टीज़ आपने हेडिंग के साथ अच्छी तरह से पेपर में एक्सप्लेन करनी है, ठीक हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस सॉल्यूशंस। तो होमोजीनियस सॉल्यूशन का फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज़ अ यूनिफॉर्म मिक्सचर वेयर सॉल्यूट इज़ परफेक्टली डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट। ऐसा यूनिफॉर्म मिक्सचर जिसके अंदर जो सॉल्यूट है वो परफेक्टली कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए सॉल्वेंट के अंदर। जैसे कि सॉल्यूट क्या हो सकता है, सॉल्यूट नमक हो सकता है, चीनी हो सकती है, और सॉल्वेंट पानी। यानी कि जो चीज़ डिसॉल्व हो रही होती है, मैंने आपको बताया ना शॉर्ट क्वेश्चन में पिछले में, कि जो चीज़ डिसॉल्व हो रही होती है वो सॉल्यूट होता है, और जिस चीज़ में डिसॉल्व हो रही होती है वो सॉल्वेंट होता है। तो चीनी अगर डिसॉल्व हो रही है तो चीनी सॉल्यूट है, और पानी के अंदर डिसॉल्व हो रही है तो पानी सॉल्वेंट है, ठीक है। तो ऐसा यूनिफॉर्म मिक्सचर जिसके अंदर सॉल्यूट जो है वो कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाए सॉल्वेंट के अंदर, कोई पार्टिकल्स वगैरह नज़र ना आए, उसको कहेंगे होमोजीनियस सॉल्यूशन। यानी कि सेम चीज़ें आपने मिक्स कर दी हैं, एक जैसा सॉल्यूशन बना दिया। हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन में क्या होता है, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन ऐसा नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है जिसके अंदर जो चीज़ें हैं कि क्या क्या मिक्स किया हुआ है आपको नज़र आ रही हो, पार्टिकल्स बन जाए। नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है विद विजिबल डिफरेंसेस इन कंपोजिशन। जैसे कि आप रेत
को डाल दो पानी के अंदर तो वो कभी भी मिक्स नहीं होंगी, सामने साफ विजिबल होगा कि यार ये जो है ना कि किसी और चीज़ों से ये कंपोजिशन हुई हुई है, मिक्सचर बनाया हुआ। ठीक है, तो सॉल्यूट पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल बिकॉज दे डिजॉल्व कम्प्लीटली इन द सॉल्वेंट। यही बात जो मैंने अभी आपको बताई है कि होमोजेनियस मिक्सचर में जो सॉल्यूट होता है उसके पार्टिकल्स कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं, कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाते हैं पानी के अंदर या सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो नज़र आ रहे होते हैं क्योंकि वो कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं हुए होते पानी के अंदर या सॉल्वेंट के अंदर। कोई और चीज़ है जैसे ऑयल है या कोई और चीज़ है तो वो चीज़, लेकिन जिस चीज़ के अंदर मिक्स हो रहा है वो होता है सॉल्वेंट। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ये नहीं समझ लेना कि हमेशा पानी ही सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट कोई और चीज़ भी हो सकती है। ये भी नहीं समझना कि हमेशा नमक और चीनी सॉल्यूट होंगे, सॉल्यूट कोई और चीज़ भी हो सकती है। ठीक है, जो चीज़ मिक्स हो रही हो वो सॉल्यूट होती है। अच्छा, तो नेक्स्ट पॉइंट है वेरी स्टेबल। होमोजेनियस सॉल्यूशन जो है वो बहुत स्टेबल होता है और जो सॉल्यूट है यानी कि नमक चीनी जो भी चीज़ हम डाली है वो नीचे जाके बैठ नहीं जाती। अगर एक दफ़ा डिज़ोल्व कर दिया, डिज़ोल्व हो गई है तो ये ऐसा नहीं है कि आपको जी ये तो मिक्स हो गई थी अब सारी जाके नीचे बैठ गई है, ऐसा नहीं होता। होमोजेनियस सॉल्यूशन में कम्प्लीटली मिक्स हो जाती है, बस वो पानी आपको ऐसे लगता है कि है। ठीक है, अगर एक ख़ास अमाउंट तक डालो तब। हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन जो है वो लेस स्टेबल होता है और उसके जो भी कंपोनेंट्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं यानी कि नीचे तह में जाके बैठ जाते हैं पानी के। जैसे मैंने आपको बताया रेत, ठीक है, रेत क्या होगी, ऐसे सारी पानी के नीचे जाके बैठ जाएगी, मिक्स नहीं होगी उसके अंदर। तो इसकी एग्जांपल होमोजीनियस की क्या है, शुगर और सॉल्ट डिजॉल्व्ड इन वाटर। ठीक है, अगर हम चीनी को या नमक को पानी के अंदर मिक्स कर दें तो वो होमोजीनियस सॉल्यूशन बन जाएगा। और इसकी एग्जांपल है सैंड इन वाटर, अगर हम मिट्टी या रेत जो है वो पानी के अंदर मिक्स कर दें तो वो पार्टिकल्स बन जाएंगे, प्रॉपर्ली डिजॉल्व नहीं होगी। इसी तरह से अगर हम ऑयल को पानी के अंदर मिक्स कर लें तो ये भी हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन होगा कि इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम नहीं होती। ऑयल और वाटर जो हैं वो एक दूसरे के अंदर मिक्स कभी भी नहीं होते, बल्कि जो ऑयल है वो पानी के ऊपर आके एक ऐसी ऐसी सरफेस सी बना देता है, आपको चमकती हुई साफ नज़र आ रही होती है कि ये जो है ऑयल है। ठीक है, प्रॉपर्ली मिक्स नहीं होता उसके अंदर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन द कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन। आपने कोलॉइड्स और सस्पेंशन में डिफरेंस बताना है। तो जब भी आपको डिफ्रेंशिएट वाला क्वेश्चन दिया जाए तो आपने कोशिश करनी है कि दरमियान में लाइन लगा के उन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है ताकि पढ़ने वाले के लिए आसानी हो, उसको पता हो कि स्टूडेंट ने अच्छी तरह से इनको डिफ्रेंशिएट किया हुआ है और आपको वो अच्छे मार्क्स दे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कि कोलाइड्स क्या होती हैं, सस्पेंशन क्या होती हैं, ये दोनों सेम ही चीज़ें होती हैं। अगर इसको इस तरह से देखा जाए कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है ये दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स का। ठीक है, मगर इनके पार्टिकल साइज़ में डिफरेंस होता है और थोड़ा सा और डिफरेंस होता है, वो हम आगे चल के देखते हैं। इसी तरह ये भी क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स का। ठीक है, अगर आप चाहो तो बेशक आप ये पहला वाला जो पॉइंट है ये एग्जाम में ना लिखो क्योंकि ये सिमिलैरिटी हो गई है, मैंने आपको यहाँ पे समझाने के लिए लिखा है कि अगर मैं डायरेक्ट कहूँ कि पार्टिकल साइज इतना होता है तो आपको पता नहीं चलेगा कि कोलाइड्स क्या है, सस्पेंशन क्या है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको फर्स्ट लाइन में बता दिया है कि ये होता क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर यानी कि डिफरेंट चीज़ें जिसके अंदर पार्टिकल्स बन जाते हैं। ठीक है, उनको कहते हैं कोलाइड्स और सस्पेंशन। तो अब डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस क्या होता है कि कोलाइड्स के अंदर जो पार्टिकल साइज होते हैं यानी कि जो चीज़ें मिक्स नहीं होती पार्टिकल्स बन जाते हैं, उनका क्या साइज होता है 1 से लेके 1000 नैनोमीटर तक उनका साइज हो सकता है। ठीक है, 1000 को मैंने 10 का क्यूब लिखा है, आप चाहें तो 10 का क्यूब लिख लें, चाहे तो 1000 लिख लें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, और सस्पेंशन में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स का साइज होता है वो 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है। ठीक है, ये डिफरेंस पहला हो गया। अगला डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं। कोलाइड्स में जो होते हैं पार्टिकल्स वो नॉर्मल फिल्टर पेपर से तो पास हो जाते हैं, लेकिन जो अल्ट्रा फिल्टर पेपर होता है जिसके पोर्स आप कह लो कि बहुत स्मॉल होते हैं, वो अच्छी तरह से चीज़ को फिल्टर करता है, उसके अंदर से वो पास नहीं हो सकते। कोलाइड जाहिर सी बात है कहते हैं उसमें जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है कुछ ना कुछ तो पार्टिकल्स होंगे ना, भले ही छोटे हों लेकिन होंगे तो सही। तो नॉर्मल फिल्टर पेपर से तो वो पास हो जाते हैं क्योंकि उसके पोर्स जो हैं थोड़े बड़े होते हैं नॉर्मल फिल्टर पेपर के, लेकिन अल्ट्रा फिल्टर पेपर से वो पास नहीं होते क्योंकि उसके पोर्स अल्ट्रा फिल्टर पेपर के बहुत छोटे छोटे होते हैं, वो अच्छी तरह से चीज़ को छान लेता है। और सस्पेंशन में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो ना तो
अल्ट्रा फिल्टर पेपर से पास हो सकते हैं और ना ही नॉर्मल फिल्टर पेपर से पास हो सकते हैं, क्योंकि इसके जो पार्टिकल साइज़ हैं वो ग्रेटर दैन 1000 नैनोमीटर है ना, तो बड़े पार्टिकल हैं, तो चाहे वो नॉर्मल फिल्टर पेपर ही क्यों ना हो उसको भी वो फिल्टर कर देगा। ठीक है। फिर कोलाइड्स में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेपरेट नहीं होते, सेपरेट नहीं किए जा सकते, छोटे होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं या चीज़ के नीचे जाके बैठ जाते हैं। जैसे अगर आपने रेत डाल दी है पानी में तो क्या होगा, वो रेत जो है वो नीचे जाके बैठ जाएगी। ठीक है, जब आप थोड़ी देर के लिए उसको स्टेशनरी करोगे यानी कि स्टिल कर दोगे। जो कोलाइड्स होते हैं वो लाइट को अपने अंदर से पास करा सकते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं ना, तो लाइट पास हो जाती है, ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती नहीं है। और सस्पेंशन जो है उसके पार्टिकल्स बड़े बड़े होते हैं, बड़ी बड़ी हर्डल होती हैं, तो लाइट को गुजरने में मुश्किल होती है, इसलिए लाइट जो है वो उसमें से ट्रांसमिट नहीं हो सकती। इसकी एग्जांपल क्या है, मिल्क इसकी एग्जांपल है, और इसकी एग्जांपल है मडी वाटर। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे इनकी डायग्राम बना के दिए हैं कि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं एज कम्पेयर टू दिस, ये बड़े बड़े पार्टिकल हैं। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाउ कैन यू आइडेंटिफाई सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। आप किस तरह से बता सकते हैं कि जी ये सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम सॉल्यूट को किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं। द सॉल्यूट इज द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व इनटू अनदर सब्सटेंस। ठीक है, मैंने आपको बहुत बार बताया अभी कि सॉल्यूट वो होता है जो दूसरे सब्सटेंस के अंदर डिसॉल्व होता है, जैसे चीनी डिसॉल्व होती है पानी के अंदर। ठीक है, इट इज टिपिकली प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट्स एंड अंडरगोज अ चेंज ऑफ स्टेट और अपीयरेंस। ये जो है थोड़ी अमाउंट में प्रेजेंट होती है। ठीक है, जैसे पानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, चीनी थोड़ी अमाउंट में है, और जनरली क्या होता है कि ये अपनी स्टेट चेंज कर लेती है। जैसे कि चीनी है तो ये देखो सॉलिड की फॉर्म है, लेकिन पानी के अंदर जाते ही ये घुल जाती है, लिक्विड में चेंज हो जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन सॉल्ट इज एडिड टू वाटर, सॉल्ट इज द सॉल्यूट बिकॉज इट डिसॉल्व इनटू द वाटर। जो चीज़ डिसॉल्व हो गई है वो सॉल्यूट है। यही बताया जा रहा है कि वो अपनी स्टेट को यानी कि अपीयरेंस को चेंज कर लेती है, सॉलिड से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। आइडेंटिफाइंग सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को किस तरह आइडेंटिफाई किया जा सकता है। द सॉल्वेंट इज द सब्सटेंस इनटू विच द सॉल्यूट डिसॉल्व्स। तो सॉल्वेंट वो सब्सटेंस होता है जिसके अंदर सॉल्यूट को डिसॉल्व किया जाता है। ठीक है, जनरली ये क्या होता है कि सॉल्वेंट जो है वो लार्जर अमाउंट में या लार्जर क्वांटिटी में मौजूद होता है। ठीक है, और उसकी जो स्टेट है वो सेम रहती है जो पहले होती है। जैसे लिक्विड है, ये बाउल है आपके पास कोई भी, इसके अंदर पानी है। ठीक है, तो पानी के अंदर आपने क्या किया, बाहर से सॉल्ट को ऐड किया, तो बच्चे जो पानी है वो तो पानी ही रहेगा ना। ठीक है, पानी जो है वो पानी ही रहेगा। तो यहाँ पे यही बात हो रही है कि इसकी जो स्टेट है वो सेम रहती है और अपीयरेंस भी सेम ही रहती है, वो चेंज नहीं होती। ठीक है, in the salt water example, water is the solvent because it is the liquid into which the salt dissolve। ये वो लिक्विड है जिसमें सॉल्ट डिसॉल्व हुआ है और ये लिक्विड ही रहता है। तो इस तरह से आप सॉल्यूट को और सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि इफ देयर आर 18 प्रोटॉन्स इन द आर्गन एटम देन व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ आर्गन। तो बहुत सीधा सा क्वेश्चन है ये तो, बल्कि क्वेश्चन तो है ही नहीं, एक छोटी सी बात है, मैं आपको बताता हूँ, आप इसको जल्दी से पिक कर लोगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो देखो ये जो एटॉमिक नंबर होता है ना, एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर ये असल में यही होता है कि किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, यही एटॉमिक नंबर होता है। तो उसने हमें कहा है कि 18 नंबर ऑफ प्रोटॉन है आर्गन में, तो आप बताएं उसका एटॉमिक नंबर क्या है। तो भाई जो एटॉमिक नंबर होता है वही तो प्रोटॉन नंबर होता है। ठीक है, तो इसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो भी 18 ही होगा। ठीक है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम इज इक्वल टू इट्स एटॉमिक नंबर। रीजन लिखनी है पहले आपने, फिर आपने बताना है कि सिंस देयर आर 18 प्रोटॉन इन आर्गन सो इट्स एटॉमिक नंबर इज आल्सो 18। ठीक हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 रीटेक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है कि डिस्क्राइब स्टेट्स ऑफ मैटर विद एग्जांपल्स। ठीक है, कि स्टेट्स ऑफ मैटर आपने बतानी। आपकी बुक में जो मेन दी गई हैं वो लिखा हुआ यही है कि देयर आर 4 स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, 4 उसने बताई हैं, लेकिन बीच में उसने कुछ एग्जॉटिक स्टेट्स जो बोज-आइंस्टाइन कंडेंसेट है या लिक्विड क्रिस्टल है उनको भी डिस्कस किया हुआ है। तो पहले हम ये जो फंडामेंटल स्टेट्स हैं
इनको देख लेते हैं, फिर हम उस पर भी डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है, कि लिखनी है या नहीं लिखनी है आपने। तो देयर आर 4 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा, ठीक है। सबसे पहले सॉलिड को डिस्कस करते हैं। सॉलिड स्टेट क्या होती है? द स्टेट इन विच द एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट। ऐसी स्टेट जिसके अंदर जो मॉलिक्यूल या एटम्स हैं वो टाइटली पैक्ड हों, यानी कि उनके दरमियान खाली एम्प्टी स्पेसेस मौजूद ना हो, बल्कि उन्होंने मजबूती के साथ एक दूसरे को पकड़ा हो, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हों, ठीक है, जैसे कि इस फिगर में आपको नज़र आ रहा है। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ सॉलिड की, यानी कि सॉलिड का जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड होता है, यानी कि जितनी जगह इसने घेरी हुई है उतनी ही गहरी रहेगी। ये नहीं है कि थोड़ी देर बाद ये आधे मॉलिक्यूल यहाँ पे आके बैठते हैं, आधे उधर चले जाएं, ऐसा नहीं होगा। इसका फिक्स्ड वॉल्यूम है, जितनी जगह इसने घेरी है उतनी ही गहरी रहेगी। सॉलिड्स हैव रिजिड शेप, इनकी जो शेप होती है ये सख्त होती है, ठीक है, जैसे ये हैं ये ऐसे ही रहेंगे। जैसे आपने एक दफ़ा टेबल बना दिया तो वो टेबल ही रहेगा, हार्ड शेप होगी उसकी, ठीक है। सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब ये है कि किसी भी यूनिट एरिया में आपके पास कितने मॉलिक्यूल या एटम या कितना मैटर मौजूद है, ठीक है, कितना मैटर मौजूद है किसी भी यूनिट एरिया में। तो इसके अंदर आप देखें, आपके पास ज़्यादा अगर मैटर मॉलिक्यूल या मैटर जो भी है मौजूद हैं तो आप कहोगे कि इसकी डेंसिटी जो है वो हाई है, ज़्यादा डेंस है, ज़्यादा भारी है, ठीक है। तो सॉलिड्स में चूँकि टाइटली पैक्ड होते हैं ये एटम्स मॉलिक्यूल्स, तो इसलिए आप कहोगे कि इनकी जो डेंसिटी है ये हाई होती है, ठीक है। सॉलिड्स आर नॉट कंप्रेसिबल, आप सॉलिड्स को दबा नहीं सकते क्योंकि उसके अंदर स्पेसेस ही नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा ना, टेबल, आपने टेबल बना दिया, आप टेबल को दबाते रहोगे तो क्या वो दबेगा? टेबल नहीं दबेगा, ठीक है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान खाली स्पेसेस ही मौजूद नहीं है। फॉर एग्जांपल एक गाड़ी के अंदर पहले से 4 या 5 बंदे बैठे हुए हैं, ठीक है, जगह फुल है, तो आप कैसे बंदों को कहोगे कि ज़रा एक दूसरे के अंदर दब जो मैंने बैठना है? जब दरमियान में खाली स्पेसेस मौजूद ही नहीं होंगी तो वो कैसे दबेंगे? आपकी जगह नहीं बनेगी, ठीक है। तो इसलिए सॉलिड्स आर नॉट कंप्रेसिबल। इसके बाद आपने सॉलिड की एग्जांपल भी लाजमी देनी है। आयरन, वुड एंड ब्रिक आर द एग्जांपल ऑफ सॉलिड, ठीक है। इसके बाद देखें लिक्विड स्टेट है, ठीक है। The state in which atoms or molecules are closely packed like solids, but in liquid state molecules can move relative to each other. तो liquid state में क्या होता है कि जो atoms या molecule होते हैं वो closely packed तो होते हैं solid की तरह, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं होते जैसे वो tightly packed होते हैं। इनमें थोड़ी थोड़ी जो है spaces मौजूद होती हैं, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, और ये एक दूसरे के relatively move भी कर सकते हैं। जैसे ये वाला जो है यहाँ मूव कर सकता है, थोड़ा ये लोग ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं लिक्विड्स की, इनको देख लें। लिक्विड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, लिक्विड्स का जो वॉल्यूम होता है वो भी फिक्स होता है। जैसे आपने एक कंटेनर के अंदर लिक्विड को डाल दिया इस तरह करके, तो जितनी जगह इस लिक्विड ने ले ली है बस वो यहीं पे रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये उड़ना शुरू हो जाए, इधर चला जाए, इधर से उधर चला जाए, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर जगह हो तो फिर तो जाहिर सी बात है जाएगा, क्योंकि ये कंटेनर की शेप लेता है। तो अगर आप यहाँ सुराख कर दें तो ये निकलना शुरू हो जाएगा यहाँ से। लेकिन ये है कि जितना वॉल्यूम इसने घेर लिया है उतना ही ये घेरा रहेगा, ठीक है। तो लिक्विड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड्स डोंट हैव फिक्स्ड शेप, उनकी फिक्स शेप नहीं होती। अगर आप इसको इस टाइप के कंटेनर में डालेंगे तो क्या होगा, पानी ऐसे फैल जाएगा। अगर आप इसको ग्लास में डालेंगे तो उतने ही वॉल्यूम का पानी जो है वो ग्लास की शेप इख्तियार कर लेगा, यानी कि जितना उसका वॉल्यूम है वो तो उतना ही रहेगा, लेकिन शेप जो है वो चेंज करता रहेगा अपनी, ठीक है। उसके बाद है लिक्विड्स हैव मोर डेंसिटी देन गैसेस बट लेस देन सॉलिड्स। जो डेंसिटी होती है, यानी कि मैंने आपको बताया है कि पर यूनिट एरिया जो डेंसिटी होती है, यानी कि कितना इसके अंदर मैटर या मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, वो सॉलिड से तो कम है लेकिन गैसेस से ज़्यादा है, ठीक है। गैस के तो बहुत खुले खुले होते हैं ना, बहुत दूर दूर मॉलिक्यूल होते हैं, ऐसे करके उसके अंदर होते हैं। तो जो लिक्विड्स हैं उसके सॉलिड से कम है लेकिन गैसेस से ज़्यादा है, ठीक है, गैसेस के बहुत कम होते हैं। तो इनकी इसकी जो डेंसिटी है, इसलिए आप कहोगे कि गैसेस से ज़्यादा है लेकिन सॉलिड से कम है। बार बार मैं एक बात को रिपीट इसलिए करता हूँ ताकि आपके जहन में अच्छी तरह से ये बात बैठ जाए, ठीक है। लिक्विड्स आर स्लाइटली कंप्रेसिबल,
तो मैंने आपको बताया कोई भी चीज़ कंप्रेसिबल तब होती है जब उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान एम्प्टी स्पेसेस मौजूद हों, गाड़ी में जगह मौजूद हो, ठीक है। तो इसी तरह से आप यहाँ पे देखें इस फिगर में मॉलिक्यूल्स के दरमियान थोड़ी थोड़ी स्पेसेस मौजूद हैं, तो इसलिए इनको थोड़ा बहुत कंप्रेस किया जा सकता है, स्लाइटली कंप्रेसिबल, ठीक है। इसकी एग्जांपल आप दे लें, वाटर, हनी एंड पेट्रोल आर द एग्जांपल ऑफ लिक्विड स्टेट। इसके बाद गैसियस स्टेट को देख लें। गैसियस स्टेट है द स्टेट इन विच द एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर वाइडली स्पेस्ड एंड आर फ्री टू मूव, देयर आर लार्ज एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो ऐसी स्टेट जिसके अंदर मॉलिक्यूल जो हैं वो वाइडली स्पेस्ड हों, यानी उनके दरमियान बहुत ज़्यादा स्पेसेस मौजूद हों और वो फ्रीली मूव कर सकें, ये वाला इधर जा सके, वो वाला उधर जा सके, ठीक है, जिधर ये चाहें उधर ये मूव कर सकें, तो ऐसी स्टेट को कहते हैं कि ये गैसियस स्टेट है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो देख लें। ना तो इनका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ना तो ये एक जगह पे टिक सकती हैं, ठीक है, मुख्तलिफ जगहों पे ये घूमती फिरती रहती हैं, तो इनका वॉल्यूम जो है वो फिक्स नहीं होता। इनकी फिक्स शेप भी नहीं होती, ठीक है, फिक्स शेप भी इनकी नहीं होती, कभी कहीं जाएंगे कभी कहीं जाएंगे। आप ये नहीं कह सकते कि जी ये इस शेप में है या उस शेप में है, ठीक है। गैसेस हैव लो डेंसिटी, फिर वही बात है कि ये कोई यूनिट एरिया है, इसके अंदर जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं, जो मैटर की अमाउंट है वो बहुत कम है, तो इसलिए इसकी जो डेंसिटी है, जो इसका भारीपन है वो बहुत कम, ठीक है। डेंसिटी यही कहते हैं ना, कितनी भारी है कोई चीज़, तो वो डेंसिटी इसकी कम है। गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल। हाईली कंप्रेसिबल क्यों है? क्योंकि इनके दरमियान बहुत ज़्यादा स्पेसेस मौजूद हैं। तो कोई भी चीज़ कंप्रेस तब की जा सकती है जब उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान एम्प्टी स्पेसेस मौजूद हों। इसके दरमियान सबसे ज़्यादा एम्प्टी स्पेसेस मौजूद होती हैं, इसलिए ये हाईली कंप्रेसिबल है। कुछ एग्जांपल देख लें कौन सी होती हैं। नाइट्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम आर द एग्जांपल्स ऑफ गैसेस, ठीक है। इसके बाद फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। नेचुरली प्लाज्मा इज प्रेजेंट इन द सन एंड अदर स्टार्स एंड प्रोड्यूस थ्रू लाइटनिंग। नॉर्मली जो प्लाज्मा है ये सबसे एंड पे डिस्कवर किया गया था, ठीक है, सबसे एंड पे ये डिस्कवर किया गया था सॉलिड लिक्विड गैस के बाद। और ये जो है ये हमारे सूरज के अंदर मौजूद है, स्टार्स के अंदर ये जो सितारे हैं यहाँ मौजूद है। और जब बिजली कड़कती है, बादल जब आपस में टकराते हैं तो एक लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है। तो वो जो लाइटनिंग होती है वो भी असल में प्लाज्मा ही होती है, ठीक है। और उसके बाद जो हाई इंटेंसिटी के लैंप हैं जो एज स्ट्रीट लाइट्स यूज़ होते हैं या जिम वगैरह में या वेयर हाउसेज में या हमारे जो स्टेडियम्स वगैरह होते हैं जिनमें अच्छी खासी लाइटिंग चाहिए होती है, या प्लांट ग्रोइंग रूम्स के ऐसे रूम्स जहाँ पे मसनूई पौधों को उगाया जाता है रोशनी के ज़रिए, जैसे सूरज की रोशनी चाहिए होती है ना पौधों को ग्रो करने के लिए, इस तरह मसनूई उसको आर्टिफिशियल रोशनी दी जाती है। तो वहाँ पे ये प्लाज्मा देखने को मिलता है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लें। जो हैं ये चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। आयंस और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। इनकी कोई शेप नहीं होती, कोई वॉल्यूम नहीं होता। आप देखें बिजली जब गरजती है कोई आपको एक ख़ास मखसूस शेप या वॉल्यूम नहीं देखने को मिल रहा होता उसका, ठीक है। और ये एक्सीलेंट कंडक्टर होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से ये कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है कि फॉलोइंग आल्सो डिस्कस्ड इन आवर बुक। आपकी बुक में इन लिक्विड क्रिस्टल्स को और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को भी डिस्कस किया गया है। लिक्विड क्रिस्टल्स को वैसे देख लेते हैं कि क्या होता है। लिक्विड क्रिस्टल जो है वो ऐसी स्टेट होती है जो सॉलिड और लिक्विड के दरमियान की स्टेट होती है। ये एग्जॉटिक स्टेट्स इनको कहते हैं, जो हमने पहले पढ़ी हैं। पहली तीन जो हैं वो फंडामेंटल स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, फिर प्लाज्मा, लिक्विड क्रिस्टल, बोस आइंस्टाइन, ये एग्जॉटिक स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, ठीक है। तो हमारी बुक वालों ने इसको फंडामेंटल या एग्जॉटिक के चक्कर में नहीं गए, उन्होंने उसको सिंपल रखा है। आप भी इसको सिंपल रखें। मैंने सिर्फ नॉलेज के लिए आपको बता दिया कि जो आपको 3 बुक्स दी जाती है ना फेडरल बोर्ड की तरफ से, तो कैंटर पब्लिशर की जो बुक है उसके अंदर इसको प्रॉपरली 3-3 करके आपको बताया गया था। लेकिन आप अपनी बुक को फॉलो कर लें, मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करता। तो इसको जनरली बस आप देख लें कि ये लिक्विड क्रिस्टल अगर आ जाता है तो ये क्या होता है, आप इसको देख लें। वैसे डिस्कस आपकी बुक में ये भी किया गया लेकिन प्रॉपरली नहीं किया गया, ठीक है। इनकी यूनिक अरेंजमेंट होती है पार्टिकल्स की। और ये रॉड शेप, जैसे एक रॉड की शेप होती है ना लंबी सी, ये उस तरह के ऐसे छोटे 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 जो हैं वो क्रिस्टल्स होते हैं, इनको कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल। तो और ये लिक्विड की तरह फ्लो कर सकते हैं।
वाइल मेंटेनिंग सम डिग्री ऑफ अलाइनमेंट। फ्लो तो करेंगे लेकिन जिस तरह इनकी शेप है, जैसे अगर ऐसे ऐसे है तो वो कुछ ना कुछ अपनी शेप को मेंटेन करते हुए आगे की तरफ फ्लो करेंगे। समझ के बात को। इसकी ये प्रॉपर्टीज हैं, ये भी देख लें। पार्शली ऑर्डर्ड होते हैं, ठीक है, प्रॉपरली इनकी जो अरेंजमेंट है ऑर्डर हुआ नहीं होता, प्रॉपरली जो है ये अरेंज नहीं होते, पार्शली ऑर्डर्ड होते हैं। और सॉलिड और लिक्विड के दरमियान यानी कि इंटरमीडिएट स्टेट होती है इनकी। कैन फ्लो बट रिटेन सम ऑर्डर, की ये फ्लो कर सकते हैं लेकिन जो इनका ऑर्डर होता है ये वो कुछ ना कुछ रिटेन रखते हैं यानी कि कायम रखते हैं, ठीक है। एग्जिबिट बहुत रिजिड एंड फ्लूइड लाइक बिहेवियर डिपेंडिंग ऑन टाइप। ये चूंकि मैंने आपको बताया है सॉलिड और लिक्विड के दरमियान की स्टेट होती है तो ये हार्ड बिहेवियर भी शो कर सकते हैं और फ्लूइड की तरह का यानी कि फ्लोइंग बिहेवियर भी शो कर सकते हैं। फोर्थ देख लें, मॉलिक्यूल्स अरेंज विद सम लॉन्ग रेंज ऑर्डर बट नॉट रिजिड स्ट्रक्चर। इनका जो ऑर्डर है वो लॉन्ग रेंज हो सकता है यानी कि ऐसे ज़्यादा सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं वो हो सकते हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो रिजिड नहीं रहता यानी कि एक हार्ड स्ट्रक्चर नहीं रहता, ठीक है। इसी तरह बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट को भी देख लें कि ये क्या होता है। ये भी एक यूनिक स्टेट ऑफ मैटर है जब इसमें पार्टिकल्स को ठंडा किया जाता है कि उनका जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 273 डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में बात करें तो -459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाता है। तो फिर ये क्या करते हैं, इकट्ठे होकर एक यूनिफाइड स्टेट बना देते हैं, एक सिंगल स्टेट बना देते हैं और फिर एक्ट एज अ सुपर फ्लूइड। और ये फिर एक सुपर फ्लूइड यानी कि जिसकी फ्लोइंग पावर जो है वो बहुत ज़्यादा है, इस तरह से वो एक्ट करते हैं। लार्ज फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑक्यूपाइज द लोएस्ट एनर्जी स्टेट, कि छोटे छोटे ज़्यादा सारे पार्टिकल्स होते हैं और उनकी जो एनर्जी स्टेट होती है वो बहुत लो होती है, ठीक है। टेम्परेचर इनका एक्सट्रीमली लो होता है। मैंने आपको बताया कि ये बहुत जब ठंडे हो जाते हैं तो तब ये यूनिफाइड स्टेट बनाते हैं और एक्ट और करते हैं सुपर फ्लूइड की तरह। तो इनका जो टेम्परेचर है वो बहुत लो होता है, जैसे कि यहाँ पे है माइनस में टेम्परेचर है, ठीक है। ऑल पार्टिकल्स आर इन फेज, यानी कि एक जैसी फेज के अंदर, यूनिफाइड स्टेट है ना, यानी कि एक जैसी फेज, एक जैसी शेप इख्तियार कर लेते हैं, एक जैसे स्टेप्स, जैसे परेड की जाती है हमारी मिलिट्री में परेड होती है, बिल्कुल एक जैसी मूवमेंट सारे कर रहे होते हैं, यानी कि वो एक जैसी फेज में होते हैं। इसी तरह से बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट में जो मॉलिक्यूल होते हैं वो भी एक जैसी मूवमेंट करते हैं, ठीक है। और ये सुपर कंडक्टर होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छी तरह से ये पास करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग कोलाइडर एंड सस्पेंशन। ये मैंने अभी आपको बड़ी डिटेल से समझाया कि पिछले वाला क्वेश्चन जो है वो दोबारा से यहाँ पे आ गया पार्ट में। तो पार्ट ए जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, तो हम इसको अभी स्किप कर रहे हैं, ठीक है। पार्ट नंबर बी है जी, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ठीक है। इसकी भी हमने डेफिनेशन डिस्कस की हुई है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको दोबारा बता देता हूँ कि एलिमेंट क्या होता है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर होता है जिसको मज़ीद सिंपल चीज़ में चेंज नहीं किया जा सकता। और इसके अंदर क्या होता है, ऐसे एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर या फिर आप कह लो प्रोटॉन नंबर जो है वो सेम होता है। इसके बाद कंपाउंड है, कंपाउंड को देख लेते हैं। कंपाउंड क्या होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स केमिकल बॉन्डिंग करके या केमिकली कंबाइन होते हैं और एक नया सब्सटेंस बना देते हैं, तो उसको आप कहते हो कि ये क्या है, कंपाउंड है, ठीक है। सेकंड नंबर पे है, कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, यानी कि इसके अंदर सारे जो एटम होते हैं वो एक ही तरह के होते हैं, उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट एटम जो हैं वो मिलके कंपाउंड बनाते हैं। थर्ड पॉइंट देख लें, रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल केमिकल सिंबल। इसमें क्या होता है कि केमिकल सिंबल जो है वो सेम होता है, जैसे आप कह लो कि कैल्शियम है तो Ca होगा, या नीचे मैंने आपको एग्जांपल दी हुई है, ऑक्सीजन O, नाइट्रोजन N, यानी कि ये N वगैरह जो है ये सिंबल है, ऑक्सीजन का O सिंबल है। तो एक सिंगल सिंबल से ये क्या होते हैं, रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ठीक है। तो अब ये परेशान नहीं हो जाना आपने कि अगर Mg मैग्नीशियम है तो ये तो दो हो गए हैं, ये दो नहीं है, ये सिंबल तो एक ही है ना, Mg। जहाँ पे Mg लिखा देखोगे तो आप समझ जाओगे कि ये मैग्नीशियम है, Ca लिखा देखोगे तो समझ जाओगे कि ये कैल्शियम है, ठीक है। तो ये दो नहीं है, ये एक ही सिंबल है।
अच्छा, यहाँ पे क्या होता है कि ये रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल फार्मूला इंडिकेटिंग टाइप्स एंड प्रोपोर्शन ऑफ एटम्स। एक फार्मूला, इसमें कंपाउंड का फार्मूला होता है, जैसे कि NaCl, इसमें पता चल रहा है कि एक सोडियम है और एक क्लोरीन है, ठीक है, इन्होंने मिलके सोडियम क्लोराइड NaCl बनाया हुआ है। और इसी तरह वाटर है, 2 हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम मिलके क्या बनाया हुआ है, इन्होंने वाटर बनाया हुआ है, H2O, ठीक है। वाटर का ही जो फार्मूला होता है वो H2O होता है। उसके बाद जो सी पार्ट है, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन एंड डाइल्यूट सोल्यूशन, ये भी मैंने डिटेल में आपको पिछले शॉर्ट क्वेश्चन में बताया है, तो इसको भी हम अभी फिलहाल के लिए स्किप कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी के कॉन्सेप्ट को आपने एक्सप्लेन करना है, एग्जामिन करना है, बताना है कि ये क्या होता है। तो सॉल्युबिलिटी रेफर्स टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर टू फॉर्म अ स्टेबल सोल्यूशन। सॉल्युबिलिटी इस चीज़ को कहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सोल्यूट जो है वो सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कर दो किसी भी स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है, कि ताकि वो एक स्टेबल सोल्यूशन बन जाए। ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि सोल्यूशन की टाइप्स क्या होती हैं। सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन होता है और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है। ये किस बेस पे हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं कि कितना कितना सोल्यूट डिसॉल्व हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, इस बेस पे हम इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। किस तरह से, ये देखते हैं। सैचुरेटेड सोल्यूशन में क्या होता है, अ सैचुरेटेड सोल्यूशन कंटेन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर, कि मैक्सिमम आप कितना सोल्यूट जो है वो डिसॉल्व कर सकते हो किसी भी अपने सोल्यूशन के अंदर। फॉर एग्जांपल ये एक बाउल है जिसके अंदर इतना पानी है, ठीक है। तो अब इस बाउल के अंदर आप 5 ग्राम सॉल्ट को डिसॉल्व कर सकते हो। तो आपने 5 ग्राम जो है वो इसके अंदर ऐड कर दिया, तो आप कहोगे कि ये सैचुरेटेड सोल्यूशन है गिवन टेम्परेचर के अंदर। अभी इसको हमने हीट वगैरह नहीं किया, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर है अभी इसका, रूम टेम्परेचर आप कह लो। तो 5 ग्राम इसके अंदर डिसॉल्व हो सकता था, मैक्सिमम हमने डिसॉल्व कर दिया। अब इसके बाद जो आप डिसॉल्व करोगे वो क्या करेगा, नीचे बैठ जाएगा या इसके अंदर पार्टिकल्स बन जाएंगे। इसका कलर जैसे होता है ना, बहुत अजीब सा वाइट वाइट हो जाएगा, तो पार्टिकल्स बन जाएंगे, वो हम बाकी आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। इफ वी ऐड मोर सोल्यूट देन इट विल सेटल डाउन एट द बॉटम एज द सोल्यूशन कैन नॉट डिसॉल्व मोर। अगर हम ज़्यादा ऐड करेंगे तो क्या होगा, सारा जो सोल्यूट है वो नीचे जाके बैठ जाएगा और मज़ीद जो है वो सोल्यूशन के अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकता, या सोल्यूशन इसको मज़ीद अपने अंदर डिसॉल्व नहीं कर सकता नमक को, ठीक है। एडिंग शुगर टू वाटर अंटिल नो मोर शुगर कैन डिसॉल्व एट रूम टेम्परेचर, कि आप इतनी चीनी किसी पानी के अंदर डाल दो कि रूम टेम्परेचर पे अब मज़ीद गुंजाइश ना हो, जितनी स्पेस थी वो फुल कर दिया आपने। जैसे एक क्लास में 10 स्टूडेंट्स की गुंजाइश है, तो 10 के 10 स्टूडेंट्स जो हैं वो क्लास में आ चुके हैं, अब मज़ीद गुंजाइश नहीं है, तो आप कहोगे कि ये क्लास जो है ये सैचुरेटेड है। डायरेक्ट सोल्यूशन तो आप नहीं कह सकते ना, क्लास है, लेकिन आप इसको रिलेट करो बाउल वाली या वाटर वाली एग्जांपल के साथ कि मैक्सिमम जितनी गुंजाइश थी वो हमने भर दी है, अब मज़ीद गुंजाइश नहीं है, अब जो भी आएगा वो नीचे बैठ जाएगा। जैसे अब जो भी क्लास में आएगा वो क्लास के पीछे जाके खड़ा हो जाएगा, जगह नहीं है बैठने की, ठीक है। रिलेट करके चीज़ों को याद किया करें, इस तरह से चीज़ें अच्छी याद होती हैं। इसके बाद है जी अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। An unsaturated solution contains less solute than the amount required to saturate it at a given temperature. It can dissolve more solute if added. तो फिर से वही एग्जांपल ले लेते हैं कि ये एक आपके पास बाउल है, इतना पानी मौजूद है, इसके अंदर 5 ग्राम सॉल्ट डिसॉल्व करने की गुंजाइश है, लेकिन आपने क्या किया, आपने 3 ग्राम इसके अंदर डिसॉल्व कर दिया। अभी इसके अंदर 2 ग्राम की मज़ीद गुंजाइश मौजूद है, ठीक है। तो गुंजाइश मौजूद है, गुंजाइश आपने फिल नहीं करनी, ऐसे ही रखें अगर इसको, तो आप कहेंगे कि ये सोल्यूशन जो है ये अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है। समझ गए बात को। चलिए, तो इसके एग्जांपल भी देख लें। एडिंग शुगर टू वाटर अंटिल सम शुगर रिमेन अनडिसॉल्व, कि उतनी शुगर जितनी डिसॉल्व हो सकती थी आप उसमें भी कुछ को बाकी रख लें, यानी कुछ को अनडिसॉल्व रख लें। जैसे यहाँ पे मैंने 2 ग्राम को अनडिसॉल्व रख लिया और 3 ग्राम को मैंने डिसॉल्व कर दिया, तो इस बात का ये मतलब है, ठीक है। इसके बाद है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है कि आपके पास फिर से वही एग्जांपल कि एक बाउल है, 5 ग्राम उसके अंदर
सोल्यूट डिज़ोल्व होने की गुंजाइश है, लेकिन आप क्या करते हो 5 के बजाय 7 ग्राम कर देते हो, ठीक है। तो फिर आप क्या करते हो, इसको हीट करते हो, इसको टेम्परेचर देते हो, तो जाहिर सी बात है फिर ये जो सारे का सारा है ये डिज़ोल्व हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर देने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और फिर चीज़ें डिज़ोल्व होना, चीज़ें मिक्स होना आसान हो जाता है, सोल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा आपके पास, ठीक है। ये उससे पहले हम बात करते आए थे, वो हम रूम टेम्परेचर की बात करते आए थे, सैचुरेटेड में, अनसैचुरेटेड में, ठीक है। यानी कि जो आम टेम्परेचर होता है कमरे का, कोई उसमें हीट वगैरह नहीं दे रहे, लेकिन इसमें क्या होता है सुपर सैचुरेटेड में हम हीट देते हैं, तो ये जो 7 ग्राम है ये भी मिक्स हो जाएगा। फिर हम इसको जो क्या करते हैं ठंडा करते हैं, स्लोली कूल इट डाउन करते हैं, तो ये जो सोल्यूशन होता है इसको हम कहते हैं ये सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन है, ठीक है। सैचुरेटेड यानी कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व, और सुपर सैचुरेटेड यानी कि जो मैक्सिमम हो सकती थी रूम टेम्परेचर पे उससे भी हमने क्या किया है, ज़्यादा इसके अंदर मिक्स कर लिया, सॉल्यूट डिजॉल्व कर लिया। तो इसकी एग्जांपल देखें, प्रिपेयरिंग अ शुगर सोल्यूशन एट हाई टेम्परेचर, कि आप पानी के अंदर शुगर डालें, ठीक है, उसको हाई टेम्परेचर दें तो क्या होगा, वो मिक्स हो जाएगी, फिर उसको ठंडा कर लें और उसको रूम टेम्परेचर पे ले आएँ तो आप कहोगे कि ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है। बात समझ में आ गई। इन तीनों में आपने डिफ्रेंशिएट करना है और अच्छी तरह से इसको तैयार करना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।